दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 अगस्त का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड वर्ली पेंटिंग्स। ठीक है, तो इंडियन फोक आर्ट को बेसिकली प्रमोट करने के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है ना, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो कुछ नहीं, उन्होंने अपने जो ऑफिस है ना, जो नोएडा में उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके बाहर वर्ली पेंटिंग्स बना दी गई हैं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो इस तरीके की वर्ली पेंटिंग्स हैं ये। तो हु आर वर्लीज, वर्लीज के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिजिनस ट्राइब है या फिर आदिवासी जो माउंटेनियस रीजन में या कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक अनरिटन बेसिकली जो लिखित जिसकी लिपि नहीं है वो वर्ली लैंग्वेज बोलते हैं, विच बिलोंग टू सदर्न जोन ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो महाराष्ट्र जाना जाता है अपनी वर्ली फोक पेंटिंग्स के लिए, एंड जो 10वीं सेंचुरी है तब से उसका रूट्स ट्रेस किए गए कि भाई वो लैंग्वेज इतनी पुरानी है एंड वो पेंटिंग्स इतनी पुरानी है। दे बेयर रिजेंबलेंस टू रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, जैसे वो स्टिक पेंटिंग्स थी ना, उसी तरीके से ये भी पेंटिंग्स होती हैं। आप देख सकते हो इस तरीके की सीन्स, जैसे कि हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, फेस्टिवल्स, जैसे कि भीमबेटका में भी ऐसे हंटिंग वाले सीन्स दिखा रखे थे ना, तो उसी तरीके की हैं इसमें भी सीन्स दिखाए जाते हैं। एंड विमेंस मेनली इंगेज करती हैं ये पेंटिंग्स को बनाने में। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए है, टू प्रमोट द फोक कल्चर। तो ये वर्ली पेंटिंग्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र की पेंटिंग है। देन ब्रिक्स इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो चाइना भाई एक्टिवली कंसिडर कर रहा है कि हम ब्रिक्स इनोवेशन बेस कहाँ, चाइना में बना ले। ठीक है, ताकि जो प्रैक्टिकल कोऑपरेशन जो है वो ब्रिक्स की वो बेहतर हो सके। एंड एम क्या है, 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। अब आपको 5G का नाम सुनते हुए ही तो ज़रूर याद आ गया होगा ना, तो हम देखते हैं हुए का क्या कंटेक्स्ट है। तो चाइना भाई बहुत ज़्यादा कीन है कि जो 5G इनोवेशन है ना, हम उसको पहले ब्रिक्स ब्लॉक में, जो हमारा ब्रिक्स का है, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उसमें पहले पुश करें। तो बहुत चालू है चाइना, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये है कि हम ब्लॉक बाय ब्लॉक प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हम उन्होंने हमारे सारे नेबर्स को कन्विंस कर लिया है। ऊपर से फिर ब्रिक्स ब्लॉक को अगर कन्विंस कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो पॉपुलेशन है वो कवर हो जाएगी, है ना। इन पुशिंग टेक जाइंट हुई इंटरनेशनली, तो जो टेक जाइंट है हुई इंटरनेशनली, जो यूके में फिलहाल उनको मना कर दिया था, तो उसको पुश करने के लिए बेसिकली चाइना का इंटरेस्ट है। एंड ब्रिक्स कंट्री ने क्या रिस्पॉन्ड किया, रशिया ने कहा कि ठीक है हम चाइना के साथ काम कर लेंगे। साउथ अफ्रीका ने भी बोला है कि जो हुए के जो 3 टेलीकॉम्स ऑपरेटर्स है जो हुए द्वारा हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में। ब्राज़ील ने भी बोला है कि भाई हाँ अलाउ कर देंगे, पर अभी फाइनल कॉल ले नहीं गई है। तो अब बच कौन गया, ऑब्वियसली इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द ग्रुपिंग दैट इज़ लीनिंग टुवर्ड्स एक्सक्लूडिंग चाइनाज पार्टिसिपेशन इन रोल आउट ऑफ इट्स नेशनल 5G नेटवर्क, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसका पार्ट है, जो D10 ग्रुप है, ठीक है, उसका पार्ट है। एंड दैट विल क्रिएट सॉरी नॉट D10, यूके का 5G क्लब है, ठीक है, जिसमें 10 कंट्रीज़ हैं, 10 डेमोक्रेसीज़ हैं, जिसमें G7 प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। एंड ये बेसिकली बनाया ही किस लिए गया है कि तो जो चाइना को हम काउंटर कर सके इन द 5G टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली हम उसका पार्ट हैं। एंड ऊपर से हमने चाइनीज़ के 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। एंड फिर हमारा गलवान के पे हमारा LAC पे उनके साथ फेस ऑफ चल रहा है, तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि अब हम चाइना की बात मान लें, तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। इंडियन इंटेलिजेंस असेसमेंट हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन द पॉसिबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक्स ऑफ सेवरल चाइनीज़ कंपनीज। ठीक है, तो चाइनीज़ कंपनीज की ऑब्वियसली की जो हुए वगैरह ये परसुएड करें चाइनीज़ को, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है कि भाई करवाओ कुछ तो सेटिंग हमारी। ठीक है, तो इंडिया हैज़ मेड अ क्लियर रिटर्न टू नॉर्मलसी कैन नॉट बी पॉसिबल वाइल टेंशंस, कि भाई नॉर्मलसी हम पॉसिबल वही ना, जैसे पाकिस्तान के साथ करते हैं, बातचीत जब तक नहीं होगी जब तक आप टेररिज्म ख़त्म नहीं करोगे। तो वही बात है कि नॉर्मलसी जब तक नहीं होगी LAC पे, तब हम आपसे बात नहीं करेंगे। सो सिमिलर एफर्ट्स यूके द्वारा बनाए गए हैं, जो 5G क्लब बनाया गया है, जिसमें G7 कंट्रीज़ है, यूके, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की ग्रुप है बेसिकली, जो 5G इक्विपमेंट्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज बेसिकली बनाएंगे एंड प्रमोट करेंगे ताकि जो चाइना को काउंटर किया जा सके। व्हाट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी मेकअप 5G, तो 5G के बारे में बता रखा है थोड़ा। 5G इज बेस्ड ऑन OFDM, दैट इज ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इतनी PhD करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मॉड्यूलेटिंग अ डिजिटल सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग का मतलब ऑल्टरिंग करना होता है उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह में अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब बीच में कचरा वचरा रिड्यूस करने के लिए। बेसिकली स्ट्रीमलेस इसमें आप जो भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्पीड तो ज़्यादा होगी, तो 5G उस पर बेस्ड है। ठीक है, एंड बैंडविड्थ टेक्नोलॉजीज़ की वाइडर बैंडविड्थ है। ठीक है, देन द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जब आया था 1980s में, सिर्फ वॉइस हम एक्सचेंज कर सकते थे। सेकंड जनरेशन में डिजिटल वॉइस भी आ गया था कि भाई
हम वीडियो कॉल वगैरह पॉसिबल था 2G टेक्नोलॉजीज़ में। थर्ड जनरेशन में क्या 3G मोबाइल डेटा आया कि भाई मोबाइल की मदद से हम वो कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं। एंड 4G डेटा में फाइनली मोबाइल ब्रॉडबैंड आया था, जिसमें सारी चीज़ें जो अभी हम अनलिमिटेड स्ट्रीम कर सकते हैं। सो दैट इज़ ड्यू टू 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो भाई आपको 4G एंड 5G में एक या ये तो इतना कुछ खास डिफरेंस इसमें दिया नहीं हुआ, ये इनसाइट्स का है। तो आप अपना अच्छे से डिफरेंस तैयार कर लेना क्या होता है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो इट कैन डेफिनेटली कम। ठीक है, क्योंकि पहले भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, LTE में और क्या डिफरेंस है, इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो यू शुड कीप अ आई ऑन दैट। देन इज अबाउट सिन गुड एंड सिन टैक्स के बारे में। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो 2 व्हीलर्स होते हैं ना, बाइक स्कूटी वगैरह, या तो ये लग्जरी है ना ही ये सिन गुड्स हैं। ठीक है, सो मेरिट GST रिविजन, रेट रिविजन। तो अभी GST इनका रेट रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये इन पे 28% GST पड़ता है। ठीक है, तो सिन गुड्स क्या है? गुड्स विच आर कंसिडर हार्मफुल टू द सोसाइटी, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, टोबैको, कैंडीज, ठीक है, जिनका हेल्थ पे भी असर अच्छा नहीं है। गैम्बलिंग हो गया, शुगर हो गया, एक्सेसिव शुगर, फास्ट फूड, पोर्नोग्राफी, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, उन्हें सिन गुड्स कहा जाता है। तो ऑब्वियसली 2 पहिए की गाड़ी क्या सिन गुड्स होगी। एंड सिन टैक्स क्या होता है? जो ये सिन गुड्स है ना, इन पे सिन टैक्स लगता है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे नहीं है इसीलिए इन पे ज़्यादा टैक्स लगता है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स क्या है इस तरीके की टैक्सेशन के लिए? ताकि इनकी कंजप्शन कम हो। ठीक है, अब गैम्बलिंग की कंजप्शन कम हो, इस तरीके की। एंड कंपनसेट सोसाइटी की, भाई अगर तुम कर रहे हो ना तो हम तुमसे ज़्यादा पैसा वसूलेंगे। एंड इंक्रीज रिसोर्सेज फॉर हेल्थ सेक्टर, तो ये पैसा हम हेल्थ सेक्टर पर लगा सकते हैं ताकि उनके रिसोर्सेज बढ़ सके। रेगुलेशन क्या है इंडिया की? अकॉर्डिंग टू द करंट GST रेट स्ट्रक्चर, सम ऑफ द सिन गुड्स दैट अट्रैक्ट अ सेस। ठीक है, तो सिगरेट्स, पान मसाला होता है, उस पर टैक्स भी होता है प्लस सेस भी होता है। तो सेस और सरचार्ज क्या होता है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एंड वो जो डिविजिबल पूल होता है, जो शेयर्स के, जो स्टेट्स के साथ शेयर करते हैं, उससे वो शेयर नहीं होता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सिन गुड्स, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कार्स हो गई। ठीक है, अब रोल्स रॉयस खरीद रहे हो आप, या बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स खरीद रहे हो, उस पर भी सेस होता है। अब सरकार ये थोड़ी ना बोलेगी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम सोना खरीद लो, हम इतना नहीं लगाएंगे। तो बट तुम अगर रूबीज़ खरीद रहे हो तो हम तुम पे उतना ही सोने वाला ही लगाएंगे। नहीं, उस पर सेस भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ अ लग्जरी गुड। एंड जब आप किसी चीज़ पे 15 लाख खर्च सकते हो, तो आप ऑब्वियसली उस पर कुछ 50-60 हज़ार का टैक्स भी दे सकते हो ना। सो ग्लोबल एग्जाम्पल क्या है? कंट्रीज लाइक UK, स्वीडन एंड कनाडा इम्पोज सिन टैक्स ऑन सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल टू लॉटरीज, गैम्बलिंग, फ्यूल्स एक्सेट्रा। एंड मैक्सिको तो इवन सोडा टैक्स भी लगाता है, जो दारू में मिला के पीते हैं, तो उस चीज़ के लिए। सो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ टोबैको, क्योंकि ऑब्वियसली सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कैंसर हो जाता है। अब जितना लोग कंज्यूम करेंगे, अगर हम टैक्स ही कम लगा लेंगे, तो हमारे आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो यही पी के टुन होकर सड़कों पे लेट जाएगी, जिससे एक्सीडेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हेल्थ केयर में बर्डन बढ़ेगा इनका। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए बेसिकली करते हैं। एविडेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज़ की भाई सिन टैक्स है तो आपकी कंजप्शन इनकी कम हो जाती है सिग्निफिकेंटली। अब कोई गरीब आदमी है, वो ऐसे बीड़ी पीता, वो मान लो सिगरेट पीता है। ठीक है, जब अगर सिगरेट पे ज़्यादा सेस हो गया, सिगरेट महंगी होगी, तो वो बीड़ी पीना स्टार्ट कर देगा। बीड़ी भी महंगी कर दी तो वो हुक्का पीना स्टार्ट कर देगा। तो ये दिखाता है पैटर्न ऑफ कंजप्शन, जब आपके पास पैसों का क्रंच होता है। ह्यूज रेवेन्यू मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया रेक फ्रॉम लिकर से, जैसे कि हमने दिल्ली में देखा था लॉकडाउन उठते ही, अनलॉक में ही, एंड भीड़ ऐसे जमा हो गई लिकर की दुकानों के आगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेवेन्यूज देता है स्टेट गवर्नमेंट को। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिन गुड एंड सिन टैक्स विच यू मस्ट रिमेंबर। देन इंडियाज एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप डिस्कवर वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज जो बनी है। तो इंडिया का है सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, क्या है? एस्ट्रोसेट। ठीक है, तो इसने एक गैलेक्सी देखी है जिसका नाम क्या है? AUD FS01 इन एन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट। तो क्या होता है, सारी चीज़ ना ऐसे विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में नहीं दिखती। जैसे कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसमें गामा वेवलेंथ भी होती है। ठीक है, उसमें एक्सरे वेवलेंथ भी होती है, उसमें UV वेवलेंथ भी होती है, फिर विजिबल वेवलेंथ भी होती है। तो कुछ चीज़ें हर अलग अलग वेवलेंथ में दिखती हैं। तो जो ये टेलीस्कोप है, इसने UV लाइट में देखा है इस गैलेक्सी को। तो ये गैलेक्सी बहुत दूर है, 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। द डिस्कवरी वॉज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो सिर्फ हमने कल्लो ने नहीं ढूंढ के निकाला, जो कोलैबोरेशन बेसिकली हुआ उसके तहत हमने ये ढूंढा है, जो इंडियन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, USA, जापान, नेदरलैंड्स के साथ कोलैबोरेशन था। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सट्रीम UV इन्वायरमेंट, की इतनी ज़्यादा UV इन्वायरमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली सन से हमें काफ़ी अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं, तो उससे हमने पहली बार स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी को देखा। मेथडोलॉजी क्या है इसकी? द टीम ऑब्जर्व गैलेक्सी विद इन पैच ऑफ स्काई। ठीक है, स्काई के पैच में देखा द हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड। ठीक है, जो खुद ही एक हबल अल्ट्रा डीप फील्ड में सिचुएटेड है। तो मान लो कि ये रेड वाला है ना, ये HUDF है, हबल अल्ट्रा डीप फील्ड। ठीक है,
तो ये इसके अंदर एक ये फील्ड थी जिसे हम XDF कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया गया। XDF के अंदर खुद भी बहुत सारी गैलेक्सीज है, करीबन 5000 के आसपास गैलेक्सीज हैं। तो ये इसी का पार्ट है जो एस्ट्रोसेट ने इसी के अंदर देखा है, इनमें से एक गैलेक्सी को जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम AUDF-S01 है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतनी PhD नहीं पूछेगा, वो मैंने आपको क्लियर करने के लिए बता दिया। HUDF इट इज़ अ स्मॉल एरिया इन द कॉन्स्टलेशन फॉरनेक्स, ठीक है। तो ये जो HUDF है तो इस इन टर्न ये फॉरनेक्स का पार्ट है। तो पहले फॉरनेक्स है बहुत बड़ी चीज़, ठीक है, फिर ये HUDF है और फिर इसके अंदर छोटा सा XDF है जिसके अंदर खुद 5000 के आसपास गैलेक्सीज है, उसमें से एक गैलेक्सी देखी है हमने, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज एंड डीपेस्ट इमेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो XDF के अंदर खुद जो सबसे बीच वाला छोटे वाला था उसमें 5000 के आसपास गैलेक्सीज हैं। इसने एस्ट्रोसेट ने लुक्ड एट द पार्ट ऑफ XDF फॉर 28 आवर्स इन अक्टूबर 2016। तो उस टाइम पे उसने नहीं देखा था अल्ट्रा वायलेट रेज में, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब फाइनली ये पॉसिबल हो पाया है। तो एस्ट्रोसेट क्या है? इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, जो अलग अलग वेवलेंथ में देखता है चीज़ों को। विच हैज़ 5 टेलीस्कोप सीइंग थ्रू डिफरेंट वेवलेंथ साइमल्टेनियसली, एक ही बार में देख सकता है अलग अलग वेवलेंथ में, विजिबल में, नियर अल्ट्रा वायलेट में, फार अल्ट्रा वायलेट में, सॉफ्ट एक्सरे में एंड हार्ड एक्सरे में ये देखता है चीज़ों को। ऑन बोर्ड द एस्ट्रोसेट इज 38 सेंटीमीटर वाइड अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विच इज़ कैपेबल ऑफ इमेजिंग इन अ फार एंड नियर अल्ट्रा वायलेट बैंड। हम पढ़ चुके हैं, फार UV भी देखता है, नियर UV में भी देखता है। 2015 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था इन अ नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक है। तो जो नियर अर्थ है या लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड इट इज़ अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर बनाया है, ठीक है। इसरो, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट, TIFR ने मिलकर बनाया है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, काफ़ी सारों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। तो एस्ट्रोसैट के बारे में आपने ध्यान रखना है। देयर इज़ अबाउट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो NGT ने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को कि जो आपने जो रिपोर्ट निकाली है ना NCAP वाली, एकदम बकवास है, जिसमें बोला है कि प्रपोजेस 20 to 30% रिडक्शन इन द एयर पॉल्यूशन बाय 2024, कि हम ये हो सकता है पॉसिबल। तो ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने NGT को क्या इन्फॉर्म किया कि एक हमने कमेटी बिठाई जिसने कंक्लूड किया है कि 20 से 30% पॉल्यूटेंट रिडक्शन हो सकता है अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये रियलिस्टिक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने बोला है कि पॉल्यूशन कुड नॉट बी कंट्रोल एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेन %। तो इतना ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउएवर NGT ने बोला है कि ना, हम तो ये बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ में राइट टू क्लीन एयर भी आता है। तो तुम क्या चाहते हो? लोग 2024 तक ऐसी गंदी बदबू सूंघते रहें जिससे वो मर जाए तो बहुत जल्दी? तो ये आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हैं। तो आपको ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पहले मैं आपको NCAP के बारे में बता दूँ। लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2019 में। इट वाज नॉट नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या किसी भी एक्ट में। तो मैंने ऊपर बताया कि उनकी कोई, पहली बात तो NCAP कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको खारिज ही कर दिया NGT ने कि ये तो तुम बहुत बकवास चीज़ बता रहे हो। इट इज़ एनविसाज्ड एज अ स्कीम टू प्रोवाइड द स्टेट एंड सेंटर विद फ्रेमवर्क, कि बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सके। मेजर गोल क्या है? ताकि जो हम रिड्यूस कर सके कंसनट्रेशन ऑफ कोर्स, जो भी पार्टिकुलर PM10 हो गया, ठीक है, PM2.5 हो गया इन द एटमॉस्फेयर बाय एटलीस्ट 20% बाय ईयर 2024, ठीक है। 2017 बेस ईयर लिया है, उसके तहत हम 2024 में सिर्फ 20% हम एटमॉस्फेयर में कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ही बहुत ही ज़्यादा छोटा टारगेट है ये। तो क्या बोला गया, हाँ हम देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या बोली है NGT ने? सबसे पहले कि जो आर्टिकल 21 है उसके अगेंस्ट है। राइट टू लाइफ है तो लोग इतनी देर क्या पॉल्यूटेंट वाली सांस लेते रहेंगे। एनफोर्समेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन रिक्वायर्ड स्टर्न मेजर टू बी अडॉप्टेड टू गिव इफेक्ट टू मैंडेट द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस करके आ जाते हैं जगह जगह जाके, और उसके लिए स्टर्न मेजर्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो जो लॉज वगैरह है, जो उसमें जो प्रोविजंस है उसके तहत आप काम करो। इसकी तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग ही नहीं है ना। व्हाट डज NCAP से ऑन दैट, कि भाई हम जो टारगेट है सबसे पहले, जो मान लो जो भी हम इनमें करके आते हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में, इसको तो भाई हमें 10 साल लगेंगे पूरा करने में। एंड रिड्यूस लॉट ऑफ द एक्सटेंड टू 35% इन फर्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये माना गया है कि 35% तक काम कर लेंगे, विद फर्दर रिडक्शन हम बाद में देख लेंगे 10 साल तक, ठीक है। तो इट इज़ मेंट कि भाई 10 साल तक तो पॉल्यूशन अनएड्रेस्ड होगा, ठीक है। which is too long period for tolerating violations while clean air was right to life।
फर्दर इट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर कि इसमें बेसिकली ये NCAP तो बताता है PM10 PM2.5, पर और भी क्या सिर्फ ये 2 चीज़ें ही आप कम करने वाले हो? तो सारे पॉल्यूटेंट्स के बारे में नहीं बता रखा। बिसाइड्स इन 2019 नंबर ऑफ हैज़ गॉन अप टू, जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ होती हैं, ठीक है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ की जहाँ पे जो एक मतलब नेशनल लेवल पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उससे भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिन सिटीज़ में उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहा जाता है। जबकि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ 2019 में 102 से होकर 122 हो गई हैं, और आप कह रहे हो कि 2024 तक हम सिर्फ 20% कम कर पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल ही NGT को मंजूर नहीं है, ठीक है। तो वॉयलेशन नीड ऑफ द आर क्या है? वॉयलेशन ऑफ द लेट डाउन एयर पोल्यूशन लेवल्स रिजल्टिंग इन लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है। हमने देखा ये कि एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं, एंड टारगेटेड टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स नीड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जो टारगेटेड टाइम है 2024 जो कह रहे वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करना चाहिए, एंड स्टर्न मेजर्स आपको अप्लाई करनी चाहिए। ऐसे खाली खाली बैठ के काम नहीं चलेगा। देन पार्टिसिपेट कौन करेगा इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से इमिशन होता है काफ़ी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हैवी इंडस्ट्री, तो काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। तो ध्यान नहीं देना इतना, क्यों बस एक आइडिया ले लो, क्योंकि ये सब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 20 मिनिस्ट्रीज़ को थोड़ी ना याद करने बैठोगे। सो विच सिटीज़ फॉल अंडर दिस कैटेगरी? इनिशियली 102 सिटीज़ ही आती थी, क्योंकि पर फिर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के नंबर ही बढ़ते जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ को लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को तो एक्सेप्शन ही कर दिया है, ठीक है, क्योंकि टायर 2 सिटीज़ इन्होंने ली है। टायर 2 सिटीज़ जिसमें पॉपुलेशन कम होती है, 50,000 से ज़्यादा होती है, सिर्फ उनको लिया है। टायर 1 सिटीज़ जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ये 2001 का सेंसस है। पर इन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को तो कंसिडर ही नहीं करे, तो भाई दिल्ली वाले लोग तो अपना भविष्य खुद ही सोचो। सो द सिटीज़ वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटा फ्रॉम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो जो NAMP है उसके तहत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, तभी तो उससे उन्होंने एयर क्वालिटी मेजर की और अटेनमेंट और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को डिवाइड किया। महाराष्ट्र हैज़ सीन मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज़ चूजन फॉर दिस प्रोग्राम, सो दिस इज़ अ वेरी ट्रिवियल थिंग। देन इज़ अबाउट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। अपेडा के बारे में है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड अंडर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, तो बेसिकली अपेडा एक्ट ऑफ 1985। तो ऐसे याद कर लो, इंदिरा गांधी की सरकार के आसपास का था। द अथॉरिटी रिप्लेस द प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है। तो याद रखना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर मत लिख के आ जाना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की है। प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को बेसिकली डील करता है। मैंडेटेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स लाइक मीट, फ्रूट एक्सेट्रा। अपेडा हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर इम्पोर्ट ऑफ शुगर, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट भी करते हैं शुगर का। हनी मिशन क्या है? KVIC ने लॉन्च किया था 2017 में, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके आदिवासी, फार्मर्स, एम्प्लॉयड यूथ वगैरह का, ताकि वो जो बी कीपिंग है उसको बेसिकली इन्हांस कर सके हमारे यहाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हमारे यहाँ, ठीक है। इसीलिए हनी मिशन लॉन्च किया गया था। ICICI टू यूज सैटेलाइट फॉर फार्म क्रेडिट, तो बहुत ही अच्छी चीज़ करी है ICICI बैंक ने, कि जो सैटेलाइट डाटा है बेसिकली उसको यूज़ करेंगे फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इट्स कस्टमर बिलोंगिंग टू फार्म सेक्टर। क्या होता है कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा क्या होता है कि भाई चलो इलेक्शन का सीज़न है, इस साल हम लोन के पैसे वापस देते ही नहीं है, तो लोन तो माफ़ हो ही जाना होता है ना, तो ये एटीट्यूड रहता है। तो ICICI बैंक वालों ने सोचा कि ना, देखेंगे कि भाई इसकी फार्म मतलब प्रोड्यूस कैसा आ रहा है, ठीक है, सैटेलाइट से देखेंगे कि इसका प्रोड्यूस कैसा है, ठीक है, और इसको कितना बेसिकली असेस कर लेंगे ना, कितना पैसा मिल जाएगा। अगर प्रोड्यूस अच्छा है तो ठीक है, सीड्स वगैरह दिख जाएंगी। तो क्योंकि अब तो हमारे पास ऐसी सैटेलाइट्स है ग्राउंड के अंदर भी 1-2 सेंटीमीटर तक देख सकती हैं, तो ये तो फिर भी पता चल जाएगा कैसी सीड्स और कैसा प्रोड्यूस है, पता चल जाएगा। अगर बंजर लैंड है, वो बोलेगा कि सरकार हमारा तो हम कुछ उगा ही नहीं पाए, तो वो कन्विंस हो जाएंगे, बेसिकली उनके पास एक डेटा होगा। सो इट विल बी द फर्स्ट बैंक टू डू इट, एंड डेटा टू मेजर द एरिया ऑफ पैरामीटर्स रिलेटेड टू लैंड, इरीगेशन, क्रॉप पैटर्न एंड इन कॉम्बिनेशन टू डेमोग्राफिक एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स, ताकि जो फास्टर लैंडिंग डिसीजंस हैं वो किए जा सके, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स हैं उनके तहत जो लैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। INS विराट के बारे में देख लेते हैं। ओरिजिनली कमीशन्ड बाय द ब्रिटिश नेवी, ठीक है, तो 1959 एंड फाइनली इसने 19, तो ये लॉन्गेस्ट, इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो 1959 से इसने 1982 तक ब्रिटिश नेवी के लिए काम किया है।
एंड इंडिया ब्रॉड ब्रिटिश कैरियर इन 1986 एंड इसको INS विराट नाम दिया गया था। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको पहले सोचा था कि यहाँ पे म्यूज़ियम बनाएंगे, पर किसी ने कोई आया नहीं प्राइवेट पार्टनर, तो अभी इसको क्या कबाड़े में बेचने की बात की गई है। शिप रिसाइकलर्स को दिया जाएगा एंड इसके लिए सो इट इज़ अ सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी ब्रोकन इन इंडिया फ्रॉम द पास्ट 6 years। तो INS विक्रांत इन 2014 INS विक्रांत विच प्लेड हिस्टोरिक रोल इन 1971 वॉर, ठीक है, जो हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था, तब उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया था। तो विराट विक्रांत आप थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो। सो बेसिकली अभी इसका रिसाइकलिंग चलेगा। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।